वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 12 मई 2020 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक स्पेशल कोट है। दिस वन इज़ फ्रॉम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहते हैं, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गेव और टुक एनी एक्सक्यूजेस। वो सक्सेसफुल क्यों बने? क्योंकि उन्होंने कभी भी बहाने नहीं बनाए। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। हम जो भी चीज़ करते हैं, हमें मीन्स बहाने जो हैं, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। जो भी हैं आप सत्य कह दीजिए। आई थिंक जो भी हो, राइट। अगर आप कई बार लेट भी हो गए तो टेल के लेट हो गए हैं, कुछ भी हो गया हो, राइट। डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस। जो सत्य हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि इस वजह से ये हुआ है, तो ये एक प्रकार का एक्सेप्टेंस है। हम कोई परफेक्ट नहीं हैं, हम सबको परफेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं दिए, ये उनके सक्सेस का राज है। और आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आज का जो दिन है वो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्स डे है। तो ख़ास करके जितने भी नर्सेस हैं, अगर आपके भी परिवार में या फिर रिलेटिव्स फ्रेंड्स कोई नर्सेस हैं, तो उनको मेरी तरफ से, स्टडी आई क्यू के फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने ये स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। एज यू नो कि हमारे स्मार्ट कोर्स के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये ईएमआई का ऑप्शन जो है ये 20 मई तक ही अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फोन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड योर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू फॉलो मी, गेट इन टच विथ मी, देन यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। सारे आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये राज्यसभा के ऊपर वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज ये जो आर्टिकल है ये पार्ट 1 है। इसी का पार्ट 2 कल हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है। कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन, ये ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। फिर ए वेलकम चेंज, ये प्लाज्मा थेरेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, टारगेट WTO। और 2 आर्टिकल्स जो हैं ये दोनों हिंदू के ही हैं, और ये दोनों जो हैं वो लेबर लॉज के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वेंकैया नायडू साहब ने ये जो पार्ट 1 लिखा है, राज्यसभा के साथ जुड़ा हुआ है। राज्यसभा का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1952 में, और राज्यसभा का फर्स्ट जो सेशन है वो हुआ 13 मई 1952 में। सेकंड चेंबर इसको कहते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है इसके 2 गृह हैं या फिर 2 हाउसेस हैं। एक है अपर हाउस। अपर हाउस जो है वो है राज्यसभा, और लोअर हाउस जो हैं आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की शुरुआत है तो उनकी क्लैरिटी के लिए, लोअर हाउस जो है वो हैं लोकसभा, राइट। ये दोनों जो हैं ये हमारे पार्लियामेंट के 2 गृह हैं। एक है अपर हाउस एंड एक है लोअर हाउस। अब ये जो सेकंड चेंबर है, अपर हाउस जो है उसको सेकंड चेंबर कहा जाता है, राज्यसभा को सेकंड चेंबर कहते हैं। तो ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं बन गया। बहुत सारी स्क्रूटिनी हुई, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हुई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब प्रोपोनेंट्स यानी कि इसको फेवर करने वाले भी लोग थे और सेकंड चेंबर का विरोध करने वाले भी लोग थे। ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी पार्लियामेंट या फिर एक ऐसी सिस्टम जिसमें 2 गृह होते हैं, एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस, राइट। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, फिर सेनेट एंड कांग्रेस, यू नो। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट ये USA का है। हमारे देश में अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा है। तो ये जो बाई कैमरल सिस्टम है इसका हमारे देश में जन्म हुआ 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बना गया तो एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का जन्म हुआ। राज्यसभा में उस टाइम पर या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट में उस टाइम पर 60 मेंबर्स थे।
अब इसकी मेंबरशिप जो है वो आज की तरह सभी के लिए ओपन नहीं थी, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव थी। अगर आपके पास पैसे हैं, आप लैंड ओनर हैं, या फिर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपके पास कोई लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, तभी आप इस काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि उस टाइम की जो राज्यसभा है उसके मेंबर बन सकते हैं। महिलाओं के लिए वोट देना और इसकी मेंबरशिप भी महिलाओं को नहीं दी जाती थी। यह 1919 की बात है, आज से 100 साल पहले की बात है। फिर 1935 में इसको चेंज करने की कोशिश की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश की एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट के तौर पर काम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और 1952 में एज यू नो कि इसका जन्म हो गया। बाईकैमरल एंड फेडरल, फेडरल और बाईकैमरल। बाईकैमरल मैंने आपको समझा दिया, अपर हाउस लोअर हाउस। फेडरल का मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी और बहुत सारे राज्य हैं या फिर प्रोविंसेस हैं, राइट। लेट्स से स्टेट्स, हम स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चाइना में प्रोविंस कहा जाता है, फिर अलग अलग जगह पर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए भी स्टेट्स से बना हुआ देश है। हमारे देश में ये है कि एक जो डिफरेंस है यूएसए और इंडिया में, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन आपको समझना चाहिए, ये फेडरलिज्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। यूएसए में अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया है और हमारे देश में ऐसा है कि एक देश है हमारा, राइट, और एक देश के हमने अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं, राइट। तो दिस इज़ अ थिंग, ऐसा हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर देश को बनाया, हमने देश में से स्टेट्स को बनाया है। और यूएसए ने अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो मिलकर, इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनीवे, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जब अडॉप्ट किया 1787 में, तो तब से ये बाईकैमरल और फेडरलिज्म हमें देखने को मिल रही है। और आज दुनिया के 79 ऐसे देश हैं, 79 ऐसे पार्लियामेंट्स हैं जहाँ पर हमें बाईकैमरल सिस्टम देखने को मिलती है। अब ये दोनों जो है फेडरलिज्म या फिर बाईकैमरल और फेडरलिज्म जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। क्योंकि बाईकैमरल हाउस में जो अपर हाउस है, तो अपर हाउस का मेन काम क्या होता है? अपर हाउस का मेन काम ये होता है कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना, जो राज्य हैं उनको रिप्रेजेंट करना, इसलिए इसको कहते हैं राज्यसभा। और फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट और जो स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में एक बैलेंस आए। तो ये जो फेडरलिज्म है, स्टेट और सेंट्रल वाली जो सिस्टम है, तो वो तो एंशियंट टाइम से हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लॉज जो हैं वो मिलकर स्टेट्स ने बनाए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, यू नो। तो ऐसे भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। द फेडरलिस्ट जो हैं एक फेमस ऐसे हैं 1787 और 88 में लिखा गया है, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉन जे। तो इन्होंने लिखा है कि यूएसए का जो सेकंड चेंबर है उनका, जो ये एक हाउस है अपर हाउस उनका, तो वो हाउस इंपॉर्टेंट क्यों है? इट एनेबल्स अ सेकंड एंड रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन। एक सेकंड ओपिनियन मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मिलता है किसी चीज़ को लेकर। और जो एक इम्पल्स, जो कहते हैं कि किसी चीज़, कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ चल रही है, करंट अफेयर का पार्ट है, आपके देश में एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, तो उस चीज़ को लेकर ऑल ऑफ द सडन जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, वो उसके ऊपर कोई लॉ बनाने की कोशिश करेगी जोश में आकर, फॉर एग्जांपल। लेकिन जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, वो उसके ऊपर आराम से सोचेगी, अलग अलग एंगल से सोचेगी और उसके बाद अपना ग्रीन सिग्नल देगी। मोंटेस्क्यू जो फ्रांस के फिलोसोफर थे, तो उन्होंने बताया है, द लेजिस्लेटिव बॉडी बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स दे चेक वन अनदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, अपर हाउस लोअर हाउस जो है वो एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से नज़र रखते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी गलत काम ना हो। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि फेडरलिज्म और बाईकैमरलिज्म जो है ये दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तो उस टाइम पर मोहम्मद ताहिर थे, प्रोफेसर सिब्बान लाल सक्सेना थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारा जो पहिया है तो उसमें एक प्रकार से बाधा का काम करेगा, ये जो हमारी प्रोसेस है उसको स्लो करने की कोशिश की जाएगी या फिर स्लो करने का काम करेगा ये अपर हाउस। मोहम्मद ताहिर ने यह बताया कि अपर हाउस वॉज नॉट एसेंशियल एंड व्यूड इट एज ए क्रिएशन ऑफ इम्पेरियलिज्म, कि ये जो इम्पीरियल पावर थे, ब्रिटेन ने इसको जन्म दिया है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये ओपोनेंट्स की आर्ग्यूमेंट थी। नासिरुद्दीन अहमद जो हैं उनका कहना ये था कि जो हम कहते हैं ना सिंपल एंड सोबरिटी एंड सेकंड थॉट, जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, ये जो द फेडरलिस्ट ऐसे हैं उसमें जो था
कि एक सेकंड थॉट, किसी भी चीज़ के ऊपर एक सेकंड ओपिनियन, और ये भी एक्सपीरियंस्ड लोगों से एक सेकंड ओपिनियन मिले। M.A. अयंगर साहब ने ये बताया कि जो लोकसभा के द्वारा जो हेस्टी यानी कि स्पीडीली किसी भी जोश में आकर जल्दबाजी में अगर वो कोई लॉ बनाते हैं तो उसके ऊपर एक चेक करने का काम जो है, एक फ़िल्टर लगाने का काम जो है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा करेगी। एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब ने ये बताया, द मोस्ट दैट वी एक्सपेक्ट द सेकंड चैम्बर टू डू इज़ परहैप्स होल्ड डिग्निफाइड डिबेट्स, के अच्छी डिग्निफाइड डिबेट्स हों, थरो एनालिसिस हों, अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखा जाए। सेम चीज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हमारे राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे, हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी ये बताया कि 1965 में, बेग पार्डन, 1878 में, 1787, सॉरी, या रेगुलरली हम 1787 या नहीं बोलते, जनरली 1980s और यही बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आज ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करने हैं, तो आई एम बीइंग बिट स्पीडी टुडे। एनीवे, तो आज से कुछ 165 साल पहले जेम्स मेडिसन ने ये बताया कि अपर हाउस जो हैं ये फिकलनेस एंड पैशन, जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जोश में आकर जो लोअर हाउस अगर कोई लॉ बना देता है तो अपर हाउस जो है उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, उसमें सोबर, वाइस, राइट, वेल इन्फॉर्म्ड, ऐसी डोमेन नॉलेज वाले लोग जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो चीज़ों को चेक करेंगे। तो यही है इसका मेन रीज़न, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे डिबेट हमें देखने को मिलती है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है जब हमने कुछ टाइम यानी कि 15 दिन शायद हुए हैं या फिर 1 महीने के अंदर की ही बात है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, लेकिन हमने बात की थी इसकी कि स्टेट्स जो हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों देखने को मिलते हैं, और ऐसी भी डिबेट आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में राज्यसभा जो है उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ राज्यसभा जो है वो नंबर गेम बन चुका है, या फिर राज्यसभा जो है उसका मीन्स एक हर्डल क्रिएट करने के लिए ही, या फिर जो अपने जो सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए एक प्रकार का, उनको हैप्पी रखने के लिए उनको यहाँ पर बिठाया जाता है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा जब प्रश्न पूछा जाए तो ये आर्टिकल जो है, पता नहीं कल के आर्टिकल में क्या होगा पार्ट 2 में, लेकिन पार्ट 1 में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप स्ट्रांगली कह पाएंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, राज्यसभा जो है उसकी जो उसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कंसेंसस एंड नॉट कन्फ्यूजन। 15 ऐसी ट्रेन्स की शुरुआत की जाएगी। मेजर सिटीज़ जो हैं, दिल्ली से मेजर सिटीज़ तक ये ट्रेन्स जो हैं वो चलेगी। ये एयर कंडीशनड ट्रेन्स चलेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं, नॉर्मल इन द सेंस के जनरल डिब्बे इसमें नहीं होंगे, ऐसी डिब्बे ही होंगे इसमें। तो ये खास करके उन सारे लोगों के लिए हैं जो ये टिकट को अफोर्ड कर पाएंगे। गरीबों की बात करें तो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो हैं उसकी शुरुआत भी धीरे धीरे की जाएगी। और ये जो 15 ट्रेन्स शुरू करने की जो एक बेसिकली एक डिसीजन जो है ये, तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे करके रिलैक्स करने की एक प्रकार की कोशिश नज़र आ रही है। जो पास सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको जाना है तो आपको पास निकालना है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, तो धीरे धीरे ये डिसफंक्शनल हो गया है। कई जगहों पर यह भी हो रहा है कि आपके पास पास है लेकिन फिर भी वो स्टेट जो है वो आपको एंट्री नहीं देगा। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि लोग बिना पास के ही ऐसे चले जाते हैं। तो ऐसे मिक्स अलग अलग स्टेट में से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी नियरली फुल हो चुकी हैं। और एक न्यूज़ आइटम है यूएई और गल्फ़ रीजन के साथ जुड़ी हुई। आपको पता है कि बहुत सारे लोग केरला के जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो जब ये लोग वापस आएंगे तो कुछ ऐसे स्टेट्स जो सो फार अच्छा परफॉर्म किया है, जो अच्छे हैं फ़िलहाल, तो उनके ऊपर भी एक नया काला बादल जो है वो छा सकता है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इश्यू कर दिए हैं कि जो भी स्टेट है, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, जिस डेस्टिनेशन, लेट्स से आपको गुजरात से मध्य प्रदेश जाना है, तो मध्य प्रदेश के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
वो ट्रैवलर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें अगर आपको बताया जाता है कि आपको 2 हफ्तों के लिए सेल्फ क्वारंटीन होना है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सेकंड थिंग इज़ वेलकम चेंज। वेलकम चेंज में एथिक्स कमिटी जो है इसने 8 मई 2020 को ICMR को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी को कंडक्ट करें। सेकंड फेज जो है इसके ट्रायल का वो 452 पेशेंट्स के ऊपर किया जाएगा। सबसे पहले तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इससे पहले भी हमने इसको देखा था लेकिन क्विकली देख लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है जो ठीक हो गया है तो उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो निकाली जाती हैं और फिर ये जो बीमार व्यक्ति हैं उनको ये एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं ताकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके सामने फाइट करें। आज से 100 साल से भी पहले 1892 में डिप्टेरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती हैं, राइट। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा थरो स्टडीज़ नहीं की गई हैं। बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर इसका प्रयोग जो है वो ऑलरेडी किया गया है। कुछ डिजीज़ में हमें सक्सेस मिला है, कुछ डिजीज़ में कोई ऐसा सक्सेस नहीं मिला है। ये जो 452 पेशेंट्स हैं तो इसमें 21 हॉस्पिटल्स में आने वाले 28 डेज़ के लिए ये जो 452 पेशेंट्स हैं तो उनको डिवाइड बाय 2 किया जाएगा। हाफ पेशेंट्स जो हैं उनको ये प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि उनकी जो इलनेस है, उनकी जो बीमारी है कोविड-19 की, तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर माइल्ड फॉर्म था तो क्या सीवियर हुआ है या फिर सीवियर फॉर्म में से वो माइल्ड हो गया, फिर कितनी मृत्यु को हम टाल पाएँ, बचा पाएँ, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। फिर सिम्टम्स में कमी आई है, ज़्यादा हुए हैं एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी सपोर्ट उनको चाहिए, वेंटिलेटर एक्सेट्रा या नहीं, या फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली सारे अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। 452 में से हाफ जो हैं उनके ऊपर ये चीज़ ट्राई की जाएगी और हाफ के ऊपर जो नॉर्मल चीज़ है वही चलती रहेगी और फिर इसका कंपैरिजन किया जाएगा। अब क्यों ऐसा किया जाएगा, आई एम नॉट श्योर, नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, तो मुझे ऑफ कोर्स इसकी डोमेन नॉलेज जो है वो नहीं है। एज ए जनरल स्टडीज़ के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो चीज़ें लॉजिकल लग रही है कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। एंड ये हो रहा है मेडिकल सुपरविजन के तहत। एथिक्स कमेटी ने इसका ग्रीन सिग्नल दिया है, ICMR जो है इसको फॉलो करेगी। तो वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो हमें करनी चाहिए ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1892 में डिप्थेरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, फिर मीज़ल्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, रेबिस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और इसके बेनिफिट्स हमें देखने को, कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिले थे। MERS और SARS के भी साथ यही चीज़ की गई थी और इसके कुछ बेनिफिट्स देखने को मिले थे। इबोला में इसके कोई बेनिफिट्स देखने को नहीं मिले थे। डेंगू में इनफैक्ट साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले थे ये जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके। तो लेट्स होप कि ये अगर काम कर जाए, राइट, तो दैट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू। दुनिया यही चाहती है कि हम ये कोरोना वायरस की कोई दवा निकालें। अब इसको ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली क्या है। टिल देन वी हैव टू ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच। फिर इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, टारगेट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एबॉलिश कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए या फिर इसमें से निकल जाइए। ऐसी बात बताई है USA के एक सेनेटर यानी कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है जॉश होवली। ये मिजोरी से हैं और उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था, एक ऐसे लिखा था और इसमें यह बताया है कि USA को WTO में से निकल जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि ये जो इमरजेंसी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, ये सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। बहुत सारे USA के लोगों की जॉब्स चली गई हैं और चाइना जो है वो ताकतवर बन चुका है। उन्होंने ये माना है कि WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब से स्थापना हुई है, तो कैपिटल और गुड्स, पैसे जो हैं, इन्वेस्टमेंट जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में गया है, फिर सामान जो है वो आप एक देश से दूसरे देश में पहुंचा पाए हैं, ये सारी चीज़ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जॉब्स भी, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो भी चली गई है और उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि USA में जो जॉब्स थी, ये सारी जॉब्स जो हैं वो दूसरे देशों में चली गई है बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक फ़िलोसॉफ़ी या फिर इसकी स्थापना के पीछे ये भी एक सोच थी कि प्रॉस्पेरिटी और पीस, यानी कि एक समृद्धि भी आएगी और एक दुनिया जो है वैश्विक शांति भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसी WTO और ट्रेड और इन सारी चीज़ों के चक्कर में अमेरिका जो है उसको बहुत सारे देशों में अलग अलग जगहों पर
युद्ध करने पड़े या फिर युद्ध में अमेरिका जो है वो फंस चुका है। तो उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें इसमें से निकल जाना चाहिए। एक चीज़ और ये भी है कि देखिए यूएसए में इलेक्शंस जो है वो अब दूर नहीं है। मिस्टर ट्रंप जो हैं वो एंटी चाइना अपने आप को बता रहे हैं और चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना ये कर रहा है, कोरोना वायरस वहाँ से आया है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंपेन का पार्ट हैं। हम इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बीजिंग बिडेन वो कहते हैं कि जो बिडेन जो है वो बीजिंग के एक प्रकार के एजेंट हैं। नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनको एक लगाव है चाइना के प्रति। और जो बिडेन जो है उन्होंने ये बताया है कि हाँ वो चाइना मीन्स ऐसा नहीं कि लगाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमें झगड़ा नहीं और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने चाहिए हमें चाइना के साथ। उनका कैंपेन जो है वो इस प्रकार का है। तो ट्रेड और चाइना जो है ये यूएसए का जो इलेक्शन होने वाला है उसके एक हॉट टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हैं, ट्रेड एंड चाइना, ये दोनों चीज़ें। एज आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता ही होगा। चाइना के बारे में तो पता होगा, ट्रेड के बारे में शायद ना पता हो, देन यू नो इट नाउ, राइट। तो WTO को रिप्लेस अगर किया जाएगा तो क्या होगा? तो एक नई अरेंजमेंट आप क्रिएट कीजिए फ्री नेशंस के साथ। इनका कहना यह है कि आपके जो मित्र देश हैं, ऐसे कुछ पार्टनर्स, ऐसे कुछ दोस्त जिनके साथ मिलकर आप एक नया नेटवर्क, एक नई सिस्टम बनाइए। और आप चाइना जो है उसका जो एक आर्थिक एक प्रकार का इम्पीरियलिज्म जो हमें देखने को मिल रहा है, चाइना दूसरे देशों में पैसे इन्वेस्ट करके अपनी कॉलोनीज जो बना रहा है, तो इसका विरोध कीजिए आप। तो इस आर्टिकल में ये है कि ये जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, ये जो बात यहाँ पर बताई है, तो भारत सरकार को, भारत को इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि एक MP जो है वहाँ के या फिर सेनेटर जो हैं वो ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हम यूएसए के ट्रस्टेड फ्रेंड और पार्टनर की लिस्ट में आएंगे? अगर आते हैं तो क्या हमें चाइना के खिलाफ ये जो एक नई सिस्टम अगर यूएसए बनाता है तो उसका पार्ट हमें बनना चाहिए? और आपको ये भी पता है, मेरे कुछ कलीग्स ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं कि बहुत सारी यूएसए की कंपनीज 500, 100 या फिर 1000 ऐसी कंपनीज हैं जो यूएसए की हैं, जो चाइना में है और ये निकल कर दूसरे डेस्टिनेशंस में जाने वाली है। तो क्या ये उनके ट्रस्टेड फ्रेंड्स और पार्टनर्स के लिस्ट में अगर हम आ जाते हैं तो क्या ये सारा बिजनेस हमारे देश में आएगा? क्या ये हमारे लिए खुशहाली और शांति और ये सारी चीज़ें या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए लाएगा? तो ये सारी चीज़ों के बारे में भारत को सोचना चाहिए। मूविंग ऑन टू लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट। इससे पहले मैंने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में भी इसके बारे में बात की थी, हमने भी द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मैं छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, राइट। ओवरऑल मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक बार देख लीजिएगा, राइट। ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये सारे अलग अलग राज्यों ने जो मज़दूरों के साथ जुड़े हुए कानून हैं उसमें बदलाव किया है। वर्किंग आवर्स जो हैं उसको, जो दिन में 8 घंटे आपको काम करना है तो इसको 12 कर दिया है। ओवर टाइम जो हैं तो आपको जो पहले मिलता था तो अब 72 आवर्स के बाद ही आपका ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। हफ्ते में अगर आपने 72 आवर्स काम किया है उसके बाद ही ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल गुजरात जो है उसमें ओवर टाइम में आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, जो पहले मिलता था वही पैसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश ने सारे के सारे जो लॉज हैं, लेबर लॉज, वो 3 सालों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, मीन्स बंद कर दिए हैं। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है, ऑफकोर्स सेफ्टी और सिक्योरिटी, फिर बच्चों से, महिलाओं से जो एक हार्ड लेबर है वो नहीं करवाया जा सकता, मिनिमम वेज आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बॉन्डेड लेबर, ये सारी चीज़ें नहीं हो, बॉन्डेड लेबर यानी कि गुलामी और ये सारी चीज़ें नहीं होगी। बाकी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बाकी के जो चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है। तो अलग अलग स्टेट्स ने ये डिसीजन लिया है और स्टेट्स की आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो कंपनीज हैं जो लॉकडाउन के बाद जल्द से जल्द बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको कुछ एक्सट्रीम्स यानी कि इस प्रकार के स्टेप्स जो हैं वो उनको उठाने पड़ेंगे। उसके पास, इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा स्टेट्स का कहना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसके ऊपर सफिशिएंट कंसल्टेशन, क्या इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन की गई है? ऑफ कोर्स द आंसर इज़ नो, राइट। लीगली अगर देखें तो लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का है, यानी कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस जो हैं, ये कानून बनाते हैं आपके देश में या फिर आपके राज्य में, इसलिए अब फ़िलहाल तो पार्लियामेंट की या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की मीटिंग नहीं हो रही है, तो भी लॉ है कि आप ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस यानी कि जो राज्य है उसके गवर्नर
उस ऑर्डिनेंस को इश्यू करेंगे, तो इस प्रकार के लॉज जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आई एम श्योर आप जानते होंगे। फैक्ट्रीज एक्ट एक है, तो इसमें पब्लिक इमरजेंसी का एक प्रावधान है कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी हो जाती है तो 3 महीनों के लिए आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में। तो इसमें वॉर, अगर युद्ध हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो फिर आप ये बदलाव कर सकते हैं। तो फिलहाल जो ये कोरोना वायरस है तो इसको ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के तौर पर देखते हैं ये सारे राज्य। ऑर्डिनेंस के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि इश्यू किया जा सकता है। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि अगर ऑर्डिनेंस इश्यू किया जाता है तो जब फिर से सेशन की शुरुआत होती है तो कितने हफ्तों के अंदर आपको इस ऑर्डिनेंस को लॉ में तब्दील करना पड़ता है? ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है, राइट? तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उनका टाइटल देखिए, लीगल तो है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा जो आर्टिकल है ये बात करता है बी आर अम्बेडकर साहब की। बी आर अम्बेडकर साहब ने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में जो बताया है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लिमिटेड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके इकोनॉमिक लाइफ के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर आपको वोट देने का अधिकार है लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा तो क्या ये आपके फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय कर पाएंगे? सिंपल इज ऑफ कोर्स नॉट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में देन आपको पता होना चाहिए, राइट? बहुत ही एक सॉलिड कैरेक्टर थे हमारे देश के। सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, उनकी जो डिबेट्स थी वो आप सुनेंगे देन यू विल गेट हाईली इम्प्रेस्ड कि यू नो कैसे कैसे इंसान हमारे देश में थे, मीन्स ग्रेट पीपल, राइट? ग्रेट लीडर्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जो एक तानाशाही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, और लेबर लॉज के भी, लेबर के राइट्स के भी एक एक्सपर्ट माने जाते थे और एक्सपर्ट थे भी। 1931 में कराची डिक्लेरेशन हुआ एंड बिल्स ऑफ राइट आया। तो इसमें जो सिविल राइट्स हैं, आपके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसी के साथ साथ लेबर राइट्स जो हैं वो भी उसी के इक्वल हो गए कि आपके लेबर राइट्स और सिविल राइट्स जो हैं ये दोनों इक्वल हैं। इतना दर्जा दिया गया लेबर राइट्स को। और क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम की अगर आप मूवमेंट्स देखेंगे, क्रांति देखेंगे, तो बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूरों ने क्रांति की थी, तो उनके जो अधिकार हैं उसकी उन्होंने डिमांड की थी। अब फ्रीडम और फोर्स ये जो चीज़ है उसको हम कैसे समझते हैं? कई लोग ये कहते हैं कि अगर किसी के गले के ऊपर आपने छुरी रख दी है या फिर किसी के माथे के ऊपर आपने गन पॉइंट की और बताएंगे कि ये चीज़ आपको करनी है, देन ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग जो हैं वो करेंगे क्योंकि मौत खड़ी हुई है। लेकिन फोर्स यहाँ तक ही नहीं है कि फिजिकल फोर्स आपने किसी को किया वही जो चीज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट जस्ट फोर्स। कई बार, और ये होता भी है, राइट, कहीं ना कहीं हम सब एक्सपीरियंस इस चीज़ को करते भी हैं कि जो कंपनी है, कंपनी और जो एम्प्लॉयर है उनके रिलेशनशिप में कंपनी का जो है वो अपर हैंड होता है, इज़न्ट इट? तो ये अपर हैंड जो हैं इसका कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है मार्केट में। अगर लेट्स से कि ज़्यादा मज़दूर अवेलेबल हैं और आपकी कंपनी जो है उनको 3 मज़दूर चाहिए और 300 अवेलेबल हैं, तो फिर आप जो कहेंगे वो होगा, इज़न्ट इट? आप अगर मिनिमम वेज 300 रुपये चल रहा है, आप कहेंगे कि काम करना है तो 100 रुपये दूंगा, तो बहुत सारे ऐसे डेस्परेट लोग हो गए जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 100 रुपये में भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का फोर्स ही है, ये एक प्रकार की गुलामी ही करवाई गई है, यू नो। इसको माने ना माने लेकिन ये एक गुलामी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में भी यही था कि मिनिमम वेज जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कोई भी लेबर की डिमांड सप्लाई में कुछ भी हो, मिनिमम वेज एक बार तय किया है देन यू हैव टू गिव इट। और एक और चीज़ है जिसको कहते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। प्राइवेट गवर्नमेंट में ये है कि वोट देना, ये सारी चीज़ों का अधिकार तो है, लेकिन जब काम की बात आती है, वर्क प्लेस की बात आती है, तब आपका कोई मीन्स एक बार आप प्रीमाइसेस में चले गए उसके बाद कोई अधिकार नहीं है। आपको गुलामों की तरह आपके साथ ख़राब ट्रीटमेंट की जाती है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा भी है ये, कि बहुत सारे बेचारे मज़दूर जो हैं उनके एम्प्लॉयर हैं वो गाली देते हैं, मीन्स इतनी बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यू फील लाइक कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मीन्स एक की मजबूरी है और एक ने इस मजबूरी को ऐसा बना लिया है कि वो गाली के सिवाय बात नहीं करते उनके साथ। तो ये भी एक मीन्स दिस इज़न्ट इट? ये तो मीन्स मजदूर तो नहीं जाएगा केस करने के लिए कि मुझे ऐसी बात करें, धमकियाँ दे रहे हैं, ये करेंगे, कौन सुनेगा उनकी? कोई नहीं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मीन्स अगर आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं
यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं, तो ये सारे डिसीजंस में कहीं ना कहीं क्या स्टेट्स ने उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या उनको डाइल्यूट कर दिया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें पूछना चाहिए। कि इस आर्टिकल में तो ये बताया कि ये ग्रोसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला जो आर्टिकल था उसमें ये था कि लीगल है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। ये आर्टिकल कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसमें लेबर राइट्स और ये प्रकार की जो चीज़ें कवर की गई हैं, तो उसका एक उल्लंघन है। इस प्रकार से लेबर लॉज को डाइल्यूट करना जो है वो उल्लंघन है। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो लॉकडाउन लगता है कि 4.0 भी होगा। ग्रीन जोन्स में प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि चीज़ों को अनलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड कल एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में यही सॉल्यूशन निकला है कि अब स्टेट्स जो हैं वो धीरे धीरे, ग्रीन जोन वाले स्टेट्स जो हैं वो धीरे धीरे, डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको खोले जाएंगे, लेकिन बहुत ही सावधान होकर हमें चीज़ों को करना होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है। फिर इंडिया में 4213 नए केसेस, एक दिन का सबसे बड़ा राइज हमें देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट कर्व है तो इसको लेकर एक पैनल बनाई, तो इस पैनल के हेड कौन होंगे बताइए, राइट? उनका नाम अगर आपको नहीं पता है दैट्स फाइन, नाम ढूंढना वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन उनकी पोस्ट क्या है वो बताइए। दिस इज़ अ क्वेश्चन, यू विल फाइंड द आंसर इन दिस आर्टिकल। गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 40,000 ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपये प्रोवाइड करेगी। और नेपाल ने जो हमारा ये कैलाश मानसरोवर वाला जो रास्ता है तो उसका विरोध किया है, एक समन किया है हमारे इंडियन एम्बेसडर को। एंड हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने बताया कि ये जो वैक्सीन बनाने की जो एक रेस है तो उसमें भारत भी उसका पार्ट है। व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया ने भी नॉन वर्किंग पीरियड जो है उसको, यानी कि लॉकडाउन जो है वो बंद कर दिया है। यूरोप में बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो गया है। गल्फ़ रीजन, जो केरला के साथ जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि गल्फ़ रीजन में बताया जाता है कि 1 लाख जितने टोटल केसेस हैं। और इसराइल में स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो 1 दिन के लिए पोस्टपोन की गई है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।